प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास जिंद, हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कल मैंने सरकारी नौकरी से संबंधित एक कुंडली विश्लेषण किया था। उससे पहले मैंने उसके पीछे कार्यक्रम जो बनाया था, वो व्यवसाय के लिए किस तरीके से कुंडली का कैसा होना आवश्यक होता है, इस पे चर्चा की थी। ये कुंडली जिंद हरियाणा से जन्म होता है। सबसे पहले तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये मीन लग्न की कुंडली है। लग्न में ही राहु बैठे हैं और लग्न भी एक तरीके से रिक्त ही होगा, क्योंकि राहु का आज कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है, तो वो मीन राशि के जैसा परिणाम करेंगे। तो व्यक्तित्व को मछली की भांति बनाएंगे और एक मछली जो भ्रमित है, ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति मंगलदेव उच्च के बैठे हैं, ये अच्छी बात होगी। तृतीय भाव के अधिपति शुक्रदेव बनते हैं। इस कुंडली के लिए वो अष्टम भाव में बैठते हैं, तो सामान्यतया सामान्य ग्रह के रूप में इस कुंडली के लिए वो परिभाषित होंगे। चौथे भाव के स्वामी बुधदेव नवम स्थान से संबंध बना रहे हैं, अपने मित्र के साथ बैठे हैं, लेकिन मारक ग्रह के साथ बैठे हैं। तो माता भाव का स्वामी मारक ग्रह के साथ बैठा और भाग्य में बैठा, तो एक तरफ व्यक्ति को माता से प्रेम भी देगा, माता की सेवा का भाव भी रहेगा और कुछ अलग तरीके के परिणाम भी देखने को मिलेंगे, वो मैं कार्यक्रम में आगे बताऊंगा। जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और इस कुंडली के वो योग कारक ग्रह बनेंगे। केंद्र में बैठे हैं, विवेकी बनाएंगे। षष्ठम स्थान के अधिपति सूर्यदेव नीच के हैं, इस वजह से कभी कभी यहाँ पे जातक को परेशानी होगी और ये सूर्य इस कुंडली के लिए पापक ग्रह की भूमिका में आ जाएंगे। होते नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह हैं। सप्तम स्थान में कन्या राशि का निर्माण, जिसमें चंद्रमा का बैठना 20 अंश के हस्त नक्षत्र अपने नक्षत्र में बैठे हैं केतु के साथ, दिनचर्या को ये कभी कभी प्रभावित करेंगे। अष्टम स्थान में शुक्रदेव स्वग्रही सूर्य के साथ बैठे हैं वक्री होकर के, जबकि नवम स्थान में दो परम मित्र शनि और बुध एक साथ बैठे हैं। दशम स्थान में देव गुरु बृहस्पति की धनु राशि मूल त्रिकोण राशि बनी है और एकादशवें स्थान में उच्च के मंगल, 12वें भाव में कुंभ राशि के देवगुरु बृहस्पति, वो वक्री हैं वो भी। तो दो ग्रह जन्म कुंडली में वक्री हो गए, दो शुभ ग्रह इस कुंडली के वक्री, एक शुक्रदेव और एक देवगुरु बृहस्पति। नवांश चक्र जो यहाँ के 12वें भाव के स्वामी हैं, वो यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और लग्न में ही सूर्य बैठे हैं। यहाँ पे सूर्यदेव तुला राशि में बैठे थे, यहाँ वो कुंभ में जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को जा रहे हैं। शुक्रदेव जिस राशि में बैठे हैं उसका अधिपति पंचम भाव को परेशान कर रहा है। षष्ठम स्थान में स्वग्रही चंद्रमा विवाह का सुख देंगे। सप्तम स्थान में बुधदेव पंचमेश होकर के यहाँ भी बैठे हैं, पंचमेश होकर के यहाँ भी चंद्रमा बैठे हैं। व्यक्ति के पास ज्ञान हमेशा रहेगा। अष्टम स्थान में केतु, कुछ अजीब सी जानकारियां। नवम स्थान के अधिपति शुक्रदेव नवम स्थान को देख रहे हैं, यह अच्छी बात है। दशम स्थान में शनि लग्नेश होकर के बैठे हैं और सप्तम स्थान पे सूर्य शनि की दृष्टि है, सप्तमेश लग्न में बैठ रहे हैं। एकादशवें भाव के अधिपति स्वग्रही, 12वें भाव का अधिपति शनि की राशि में और मंगल की राशि में। मंगल की राशि में यहाँ भी शनिदेव बैठे हैं, यहाँ भी वो मंगल की राशि में बैठ करके इस कुंडली का मारक ग्रह और लग्न कुंडली का मारक ग्रह, नवांश कुंडली का लग्नेश वर्गोत्तम, यानी कि इस कुंडली के लिए शनिदेव वर्गोत्तम ग्रह के रूप में दिखाई दे गए। उसके बाद दशमांशा चक्र में यहाँ के जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो यहाँ के लग्नेश बनते हैं और केंद्र खाली है। द्वितीय भाव में गुरु बुध के साथ राहु शुभ प्रभाव देंगे। पंचम स्थान में नीच के चंद्रमा के साथ शुक्र और शनि का प्रभाव होगा। सप्तम भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव से यहाँ भी बन गया। चंद्रमा दशम भाव क्या बोलते हैं कि नवम लग्न के अधिपति के साथ सप्तम भाव में बैठे हैं पंचम स्थान में, जबकि शुक्र स्वग्रही ये अच्छे परिणाम देंगे मंगल मित्र की राशि में। और भाग्य भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये भी अच्छी बात होगी। सूर्य देव यहाँ भी कुंभ राशि के बैठे हैं, ये सामान्यतया कभी अच्छे और कभी बुरे परिणाम देंगे। ये इस कुंडली के ग्रहों की स्थितियां हैं। अब आते हैं जन्म कुंडली के पंचांग से। आपका परिचय करा दूं। जन्म होता है जातक का कार्तिक माह में। कार्तिक माह में जन्मे लोग जिद्दी होते हैं। उसके बाद दक्षिणायन में जन्म होने से जितने भी शुभ ग्रह होंगे वो थोड़े कमजोर हो जाएंगे और जितने भी पापक ग्रह हैं वो थोड़े बलवान हो जाएंगे। शुक्रवार को जन्मे होने से जातक के जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता, मोक्ष, कंसंट्रेशन
और वार के अधिपति बलवान हैं, इस वजह से वारिश बलवान हो जाने से कुंडली को एक अतिरिक्त बल मिलेगा। इस पे गुरु की दृष्टि प्राप्त हो जाने से और भी ये अच्छी बात होगी। लेकिन शुक्र के ठीक पीछे चंद्रमा केतु के कारण कभी कभी सूर्य और शुक्र का प्रभाव कमजोर भी होगा। जब कभी भी शुक्र में चंद्रमा केतु या सूर्य में चंद्रमा केतु का दशा अंतरदशा या ऐसी उनकी दशाएं चली तो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। ये अवस्था व्यक्ति के मन को आंदोलित करती है और व्यक्ति के दिमाग बुद्धि को एक जैसी नहीं रखती है। ऐसी अवस्था में उसके जीवन का जो मन बुद्धि चित्त है, उसके जीवन में इसका प्रायः उत्थान और पतन लगा रहता है। व्यक्ति के विचारों में परस्पर एक जैसी साम्यता नहीं देखी जाती है और इसके कारण कई बार उसे अपने जीवन में नौकरी छोड़ना, व्यापार बदलना, व्यापार करना, ऊंचे पद की लालसा से युक्त होकर के नौकरी छोड़ देना, इस तरीके की उत्कंठा जगती रहेगी और वो प्रायः अपने गलत निर्णयों से भी अपने जीवन को परेशान और प्रभावित करता रहेगा। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को सुखी बनाने में कई बार उसे मशक्कत करवाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति का ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट बढ़ जाए, कई बार आलस्य बढ़ जाए, मेंटेन करने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, डिग्निटी मेंटेन नहीं करता, जो बात कह दे उस पर टिक करके ना रहे। ऐसी भी स्थितियां कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा देते हैं। ये पापक होते हैं और इस कुंडली के लिए वो पंचम भाव के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में प्रेम और दाम्पत्य में एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि कई बार ये प्रेम विवाह का योग दर्शाते हैं, लेकिन वहां पे कई बार घर्षण भी होते देखा जाता है। पहली संतति तो अच्छे से हो जाए, दूसरी संतति होने में कष्ट होने लगता है। हस्त नक्षत्र, वस्तुतः ये नक्षत्र चंद्रमा का है, पर इसके स्वामी देवता सूर्य नारायण हैं। ऐसे लोग जिनका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, उनको ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन करना चाहिए। शास्त्रकार लिखते हैं, आदित्यस्य नमस्कारम यो कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्रम नोपजायते। वो व्यक्ति कभी दारिद्र को प्राप्त नहीं करता जो प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है, प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को दंडवत प्रणाम करता है। सूर्यो नमस्कार प्रिय, सूर्य को नमस्कार प्रिय है। देवी मैया को सहस्त्रार्चन प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को जल की धारा प्रिय है। गणेश जी को मोदक प्रिय है और ठाकुर जी को नाम जप प्रिय है। ये हमारे इष्ट हैं और हमें इनके हिसाब से ही अपने जीवन को उस मार्ग पर ले जाना चाहिए, है ना। भगवत तुल्य महान ऋषि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को दंडवत प्रणाम करते थे और एक बार नहीं, 108 बार, इतने बार प्रणाम करते थे। और हमें हमेशा ही भगवान सूर्य को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। संध्या काल हो, सुबह के संध्या में जरूर ही व्यक्ति को कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार अगर बन पड़े तो जरूर करें। वैसे वो योगी थे तो करते थे, पर हमें कम से कम उनका अनुकरण तो इतना बार जरूर करना चाहिए। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि, हस्त नक्षत्र, लाल चंदन की माला गले में धारण करें। भगवान भोलेनाथ को लाल चंदन अर्पित करें। श्वेत चंदन स्वयं भी लगाएं, केसर लगाएं। भोलेनाथ को केसर मिश्रित जल अर्पित करें। मिश्री जल में या दूध में डाल करके भगवान को अर्पित करें। हल्दी और चंदन एक साथ घिस करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। पूर्णिमा का व्रत, प्रदोष का व्रत, अमावस्या के दिन ब्राह्मण को अनाज दान करें। सवत्सा लाल गाय दान करना चाहिए, बछड़े सहित। इसके साथ साथ स्वर्ण दान करना चाहिए। ब्राह्मण को थोड़ा ही सही, पर स्वर्ण दान आवश्यक रूप से करना चाहिए, जितनी सामर्थ्य है। विषकुंभ योग ये सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा, उतना भी नहीं, पर वैश्य वर्ण और देवगण ये ठीक है। वैश्य वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र उत्कंठा होती है और देवगण के कारण व्यक्ति के जीवन में शुचिता है, धर्म है और देवगण के कारण दाम्पत्य भी ठीक है। यहाँ आपको अपने धर्म की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अपना आत्मविश्वास कमजोर न हो, पिता के साथ मतभेद न हो, पिता के मूल्यों की सुरक्षा कैसे की जाए, अपने स्वाभिमान की सुरक्षा कैसे की जाए, आत्माभिमानी न बने, गुरु
गुरु का ज्ञान आकृष्ट करे, गुरु मंत्रों से दीक्षित हो, नित्य मंदिर का दर्शन करें, गाय की सेवा हो, गाय को हरा चारा खिलाएं, फल खिलाएं, ये सब होता रहे। और साथ ही साथ अगर हो सके तो गाय पालना भी बहुत आवश्यक रहेगा। याद करिए, आपको बात बताता हूं, गोदान वही कर सकता है जो कम से कम गाय को पालता हो, जो गाय माता को पालता हो। जो गाय का पालन नहीं करता उसको गोदान का भी अधिकार नहीं है। गाय दान वही करे जो गाय पालता हो। अब गाय तो आप पाल नहीं रहे, और इस वजह से इसका निदान निकलता है कि या फिर आप गायों को गोद लीजिए। एक गाय, 2, 3, 4, 5, 10 गाय, जितनी अपनी सामर्थ्य है आपकी, उतने ही गायों को गोद लीजिए और तब उसमें से एक गाय का दान करिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो गौपालक हैं उनको प्रत्येक महीने कुछ जरूरी वस्तुएं, जैसे गुड़ हो जाए, हल्दी हो जाए, चोकर हो जाए, खल्ली हो जाए, भूसा हो जाए, आटा हो जाए, तेल हो जाए, जो कुछ भी बन पड़े, उसको प्रत्येक महीने में एक निश्चित धनराशि देने का तय करें। इससे भी कम से कम आपकी गाय माता सुरक्षित हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। मीन लग्न की कुंडली जो होती है ये अंतिम कुंडली होती है, मतलब अंतिम राशि चक्र में ये अंतिम राशि है, और लग्न का मान 25 अंश पे है। ये जो मीन लग्न है और चंद्रमा जो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, तो हस्त नक्षत्र के बारे में तो मैंने बात बता दी। श्वेत आक की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए जो लोग हस्त नक्षत्र में जन्मे हैं, ये भी बता दिया। ओम सवित्रे नमः तो बता ही दिया है। मीन राशि में रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र गंडांत नक्षत्र है, और ये लग्न भी गंडांत लग्न है। मतलब अगर 28, 29, 30 अंश पे यही अगर लग्न बनता, लग्न का मान 25 अंश 36 कला है, अगर यही 27, 28, 29, 30 इतने अंश पे लग्न का मान बनता तो ये गंडांत में चला जाता। फिर जातक के कंफ्यूजन को और व्यक्ति के जीवन के प्रोग्रेस को और ही ज्यादा परेशान करने वाला हो जाता। थोड़े से भगवान ने बचाए हैं। मीन लग्न की अंतिम अंशों की जो कुंडलियां होती हैं, अंतिम अंश का जो लग्न, ये निरीह अवस्था का लग्न है, ये वृद्धावस्था का लग्न है, मृतप्रायः लग्न है। ऐसी अवस्था में कई बार देवगुरु बृहस्पति की दशा जितनी मजबूत आप सोचते हैं, कई बार उतनी मजबूत जाती नहीं है। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की दशा में व्यक्ति सुख तो प्राप्त करता है पर थोड़ा बट्टा कट जाता है उसका। रेवती नक्षत्र ये बुध का नक्षत्र होता है, गंडांत नक्षत्र में आता है, और साथ ही साथ ये रेवती नक्षत्र का तीसरा चरण है। तो मीन लग्न बना, लग्न में राहु बैठ गए, ये गुरु के जैसे फल करेंगे, मीन राशि के जैसे फल करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, भ्रमित करेंगे, कई बार व्यक्ति को लालची बनाएंगे। आगे बढ़ जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, यहां पढ़ लूं, वो बच्चे इतना बढ़ रहे हैं आगे, मेरे साथ के संगवादी इतने आगे बढ़े, मैं भी कुछ आगे कर लूं, ये छोड़ देगा, दूसरा पकड़ेगा, दूसरा छोड़ेगा, तीसरा पे जाएगा। विचार मति भ्रम बदल रहा है, क्योंकि चंद्रमा तो पहले ही कमजोर है, और ऊपर से जन्म कुंडली में मीन राशि बन गई, और ऊपर से रेवती नक्षत्र बन गया। तो रेवती नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत तो आती ही है। ऊपर से क्या बात बनी कि ये रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण के जो स्वामी देवता होते हैं वो शनिदेव होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि बन गई लग्न में, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र बन गया, और उसके तीसरे चरण के अधिपति शनिदेव हो गए। तो गुरु और शनि आपस में शत्रु हो गए, जबकि शनि और बुध आपस में मित्र हो गए। इस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति की दशा भी कई बार उतना संपूर्ण परिणाम नहीं देगी। शनि की दशा तो इस कुंडली के लिए मारक होते तो मारने का काम करेगी ही, तो ले देकर के बच जाते हैं बुधदेव। इसका अर्थ होगा कि इस तीनों ग्रहों में, इन तीनों ग्रहों में बुधदेव सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि वो भाग्य भाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण का योग लगाए हैं। इस कुंडली में कमजोर जो स्थिति बन रही है वो शनि की बन रही है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, मारक हो रहे हैं और जन्म कुंडली में भाग्य को मार रहे हैं। हालांकि किसी भी भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव से संबंध बना लेता है तो वो मजबूत हो जाता है, क्योंकि ये मजबूत त्रिकोण है। लेकिन कहीं ना कहीं वो माता को आयु तो देता है, पर उसमें एक लंबी बीमारी या कष्ट भी दे देता है, और साथ ही साथ व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करता है। चरित्र पे व्यक्ति को चिंतन करने की आवश्यकता हो जाती है। अब कुंडली के और भी गहरे पानी में उतरते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, लग्न का मान मैंने बताया 25 अंश का है। शनि, बुध और गुरु, इन तीनों का प्रभाव लग्न पे है, या लग्न से व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। वैसे शनिदेव इस कुंडली के भाग्य भाव में बैठ गए। भाग्य भाव का स्वामी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे? उच्च के। तो भाग्येश जन्म कुंडली के उच्च के। द्वितीय भाव के स्वामी हैं
नवम भाव के स्वामी हैं, उच्च के बैठे हैं। धनेश का लाभ भाव से संबंध मंगल देने वाले बन रहे हैं। दशम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, वो 12वें भाव में बैठे हैं, ये दुर्योग हो जाएगा। तो दशम भाव का स्वामी जब कभी भी 12 में जाए, 12वें भाव का स्वामी जब कभी भी नवम में आए, तो व्यक्ति का धन तो धर्म पे व्यय होता है, लेकिन उसको अपने कारोबार से संबंधित चिंताएं, सामाजिक छवि और जो प्रतिष्ठा है वो उतनी मजबूती से लगातार नहीं बन पाती है। इसके कारण व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नवम स्थान में बुध बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति में है, जहां व्यक्ति का दाम्पत्य भी काफी हद तक लाभ देने वाला बन रहा है। लेकिन जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति होकर के मंगलदेव इस कुंडली के मारक नहीं होंगे अगर वो उच्च के बैठे हैं। तो विशेषतया शनि और मंगल का जो आपस में परिवर्तन हुआ है, ये भी जातक के जीवन के लाभ को दर्शा रहा है। और अपनी दशा काल में ये दोनों ग्रह या जातक के जीवन में हमेशा ही शनि और मंगल जैसे ग्रह, शनि तो थोड़े बहुत कभी कभी कमजोर परिणाम कर सकते हैं, लेकिन मंगल चूंकि लग्नेश के मित्र होते हैं, लग्न के अधिपति होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को उतना गंभीर नहीं बनने देते और व्यक्ति चाहे जितनी भी इच्छा के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर ले, उसको मानसिक अशांति देखनी ही पड़ती है। चंद्रमा से गुरु का 6वें भाव में जाना ये भी दुर्योग हो जाता है और इस कारण से भी व्यक्ति के जीवन में प्रायः अस्थिरता और गलत निर्णय देखने को मिल जाता है। चंद्रमा से दूसरे घर में शुक्रदेव, ये सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग जो होता है, ये कई बार जातक को बड़ा लाभ दे देता है। चंद्रमा के ठीक पीछे कोई ग्रह नहीं, पर गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। जरा ध्यान से देखें, चंद्रमा से ठीक पीछे गुरु की दृष्टि और मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि। इस भाव के अधिपति नीच के, जिनका नीच भंग सामान्यतया शुक्र ने किया है। इस वजह से कि जन्म कुंडली के जब अष्टम भाव या 6वें भाव पे गुरु और मंगल की दृष्टि बनेगी, तो व्यक्ति को तुरंत ही नौकरी मिल जाएगी, या ऐसी अवस्था व्यक्ति की कैपेसिटी को बढ़ाने वाला सैनिक सेवा में, पुलिस विभाग में, या कई बार आईबी हो जाए, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो जाए, वन विभाग में हो जाए, ऐसे क्षेत्रों से नौकरी करते हुए उसे देखा जाता है। और वो पिता के आशीर्वाद से, अपने वास्तु देवता के आशीर्वाद से, अपने कुल देवता के आशीर्वाद से, अपने माता के आशीर्वाद से व्यक्ति को नौकरी में जाते हुए देखा जाता है। धन का क्षेत्र इस कुंडली में महाभाग्यशाली योग है। भाग्य भाव का स्वामी लाभ में, लाभ का स्वामी भाग्य में, ये अपने आप में महान परिवर्तन योग होगा। धन भाव के स्वामी लाभ में, ये महान लाभकारी योग है। तृतीय भाव के स्वामी का अष्टम भाव में स्वग्रही होना, अच्छी मृत्यु। चतुर्थ स्थान के स्वामी का भाग्य में आना, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये इतनी, इस कुंडली की सबसे अच्छी बात यही बनी है कि चतुर्थ भाव के स्वामी जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं, जहां व्यक्ति की, जरा ध्यान से देखें तो चतुर्थ स्थान के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं और जन्म कुंडली में मंगल उच्च के हैं। शनि का संबंध जब चतुर्थ भाव से बन जाए तो ये अवस्था व्यक्ति को एक से अधिक संपत्ति वाला बना देते हैं। व्यक्ति अपने नाम पे या अपने माता के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे संपत्ति छोड़कर जाने वाला होता है और उसकी मृत्यु बड़ी सुखद होती है। घर से दूर मृत्यु चाहता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, घर से दूर रहता है। हालांकि व्यक्ति को कई बार भोजन पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है, नहीं तो कई बार ये वजन बहुत ज्यादा बढ़ने की शिकायत भी जातक को करते हुए देखा जाता है। हालांकि मंगल उच्च के हैं, शनि से प्रभावित हैं, तो व्यक्ति की क्रिएटिविटी, व्यक्ति का जो दर्शन है, जो व्यक्ति के समझने की शक्ति है, जो साहस है, जो ऊर्जा है और जो शरीर के अंदर जो किसी भी निर्णय तक पहुंचने की शक्ति है, ये मैंने अभी कल परसों कार्यक्रम में बताया था। मंगलदेव गाल, आंख, कान, नाक और बोन मैरो इसके कारक होते हैं शरीर के अंदर। बाह्य स्वरूप में, अनात्मिक दृष्टिकोण से मंगलदेव सैनिक सेवा में, प्रशासनिक सेवाओं में, वन विभाग में, मिट्टी विभाग में, मृदा विभाग हो जाए, पर्यावरण में एस्ट्रोनॉट हो जाए, उसके बाद खनिज लवण, खनिज धरती के नीचे छुपी हुई वस्तुओं को समझने में बड़ी रुचि देते हैं। इसके साथ व्यक्ति को मंगलदेव खेल के क्षेत्र में भी बड़ी आगे लेके जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आत्मीय रूप से देखें तो ये मंगलदेव हमारे शरीर के अंदर साहस, ऊर्जा, धैर्य, उद्वेग, उत्कृष्टता, किसी भी कृत्य को करना, रिस्पॉन्सिबल होना, साहसी होना, ये सब मंगलदेव जातक को, और अपने लक्ष्य तक प्राप्त करना और लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी कोशिश करना और कभी भी अंततो गत्वा भी हार न मानना, ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली में बन रही हैं। जन्म कुंडली के 6वें स्थान पे शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि। तो इस कुंडली का जो सबसे अच्छा भाव बना वो जन्म कुंडली का
छठा भाव बन गया, क्योंकि वहां पे दो मित्र की दृष्टि है और लाभेश जन्म कुंडली के छठवें भाव को देख रहे हैं। इस वजह से भी कई बार वहां पे लाभ की स्थिति बनेगी। हालांकि शनि के काल में व्यक्ति अगर कभी किसी को पैसे दे दे तो पैसे अटकने के कई गुना चांस बन जाते हैं। चंद्रमा के साथ केतु का बैठना व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा। चंद्रमा से दूसरे घर में शुक्र का जाना व्यक्ति संपत्तिवान होता है। चंद्रमा से दूसरे घर में सूर्य का होना व्यक्ति विवेकी होता है। लेकिन एक चीज और होगा कि यहां सूर्य पापक ग्रह नहीं होते, क्रूर ग्रह होते हैं, पापक भाव के स्वामी हैं। इस वजह से वो कई बार व्यक्ति के पाचन तंत्र को और आत्मविश्वास को कमजोर करने वाले भी होंगे, लेकिन फिर भी घुमा फिरा करके जातक में चारित्रिक गुण का प्रभाव भी दे देते हैं, चारित्रवान भी होता है। चंद्रमा से दूसरे घर में सूर्य का होना, ये मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि चंद्रमा से ठीक दूसरे घर में अगर सूर्य बैठे हों या चंद्रमा से ठीक पीछे सूर्य अगर बैठे हों तो कई बार ये जातक के जीवन को योग कारक ग्रह होने के बावजूद भी अपना संपूर्ण अच्छा परिणाम नहीं देते, और ये कमी सूर्य और चंद्रमा के आगे पीछे होने के कारण देखने को मिल जाती है। चंद्रमा से तीसरे घर में बुध का होना व्यक्ति भाग्यशाली और घूमने वाला होता है, घूम घूम करके पैसे कमाने वाला, ट्रांसफरेबल नौकरी में जाने वाला होता है। चंद्रमा से तीसरे घर में शनि का होना व्यक्ति को संतति से मतभेद कई बार कराए, मन बुद्धि चित्त में व्यग्रता रहे और व्यक्ति दान देने में संकोच करता है। चंद्रमा से पंचम स्थान में मंगल का होना यश मान पद प्रतिष्ठा, नौकरी और क्रिएटिव क्षेत्र से काम करना, बहुत सारे कलाओं को जानना और मर्मज्ञ होना, विशेषज्ञ होना, तकनीक को समझना, आईटी और बैंकिंग के क्षेत्र को भी समझने वाला होता है। चंद्रमा से छठवें घर में गुरु का होना ये ठीक नहीं होता। ये कई बार व्यक्ति को उसकी बुद्धि को गलत इस्तेमाल में लेके जाएं, गलत मैत्री में लेके जाएं, व्यय गड़बड़ करवाएं, ऋण में लेके जाएं, व्यवस्था को गड़बड़ करते हैं। कई बार व्यक्ति का बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। व्यक्ति के पास पैसे हैं पर काम करने चले तो पैसे कम पड़ जाए। आपके लिए सब लोग उपस्थित होगा, आप किसी के लिए उपस्थित नहीं होंगे, आप सबके लिए उपस्थित होंगे, आपके लिए कोई उपस्थित नहीं होगा। ये इस तरीके की बातें देखने को मिलती हैं। कई बार पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो जाए, माता को लंबी बीमारी लग जाए, चरित्र अच्छा है पर उसकी प्रामाणिकता देनी पड़ती है, जैसे सीता जी को, सीता मैया को देना पड़ा था, है ना, अग्नि परीक्षा करनी पड़ी थी ना। तो ये इस तरीके से चंद्रमा से ठीक सातवें घर में राहु जो होते हैं वो व्यक्ति को घर पे रहेंगे तो बाहर ले जाएंगे, बाहर रहेंगे तो घर पे ले जाएंगे, और दिमाग अस्त व्यस्त परेशान सा ऐसा रहता है। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, एक बार में एक नहीं बहुत सारा काम करना पड़ता है या करने की आवश्यकता पड़ जाती है। बेवजह की चीजों के कारण व्यक्ति के मन बुद्धि चित्त में व्यग्रता और प्रायः कठोरता देखने को मिलती है। जो यहाँ पे युति बनी है उसमें अब बात कर लेते हैं। तो तुला राशि में शुक्र और सूर्य की युति अच्छी मानी जाएगी। वहां बस आपको अपने जठर अग्नि को कमजोर नहीं करना है। उसके बाद नवम स्थान में स्थिर राशि में शनि और बुध का बैठना वहां पे जड़ बुद्धि का निशान दे रहा है। इस वजह से धर्म में कभी भी जड़ बुद्धि नहीं करना है। हमें दान पुण्य पूजा पाठ, ब्राह्मणों की सेवा, गाय की सेवा, माता पिता का तीर्थ आज्ञा पालन होता रहे, ये सब करते रहना होगा। बाकी तो और कोई ग्रह युति में है नहीं। अंश बल के आधार पर 20 अंश और 27 अंश के केतु देव बैठे हैं जो प्रायः लगभग ग्रहण का योग बना रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति के दाम्पत्य में और पत्नी में कई बार पत्नी को बीमार होते हुए भी देखा जाता है। इसका एक सिद्धांत है, जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी सूर्य जब शुक्र के साथ बैठे हों, बहुत गहरा सिद्धांत है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कई बार हम लोग कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली में कोई बीमारी दिखाई नहीं देती, न तो जातक को दिखाई देती है, न तो जातक की पति पत्नी को दिखाई देती है, किसी को दिखाई नहीं देती। पर आप एक कुंडली को देख करके कैसे उसके परिवार के बीमारी के बारे में जानते हैं, इसके बारे में सिद्धांत कहता है। जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी अगर सूर्य बनते हों और अगर वो अष्टम भाव में नीच के होते हों और अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव के साथ बैठे हों, मतलब कि छठवें भाव के स्वामी, ये मीन लग्न की कुंडली पे ही लागू होगी बात कि जन्म कुंडली में छठवें भाव के स्वामी सूर्य बनते हों, अष्टम भाव में बैठे हों और शुक्र यहीं बैठे हों, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे किसी एक अन्य और पापक ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि मंगल की दृष्टि जा रही है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में ये इतने सारे सिद्धांत लागू हो रहे हों, तो ये व्यक्ति और उसका दाम्पत्य, कई बार पत्नी बीमार रहे या बच्चे बीमार रहे या माता पिता बीमार रहे, तो ये जो योग लगा है वो जातक को तो स्वस्थ करता है पर पति पत्नी या माता पिता में से किसी एक को बीमार बना देता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुंडली के और भी गहरे तथ्यों से आपका परिचय कराते हैं। लग्न का मान जब 25 अंश का हो जाए तो इसे अवस्थागत बहुत ही कमजोर कहते हैं और ये अवस्था ठीक नहीं मानी जाती है। इस अवस्था के कुछ निगेटिव परिणाम जो मिल सकते हैं जातक को क्या हो सकते हैं।
व्यक्ति को कई बार मक्कार बना देते हैं, झूठा, कपटी और माता पिता के होते हुए भी उनका संपूर्ण प्रेम और संपूर्ण लाभ न प्राप्त कर पाना। इसमें किसी का दोष नहीं है, ये इस नक्षत्र का दोष होता है। चंद्रमा जो बैठे हैं वो हस्त नक्षत्र में है, और हस्त नक्षत्र में है, और लग्न का मान 25 अंश का लग्न जो होगा वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को ढूल मूल बना देगा। मतलब उसके व्यक्तित्व में, उसकी वाणी में, उसके स्वभाव में वो जो एक रौबदार होनी चाहिए, जो एक डिग्निटी होनी चाहिए जिसको कि मेंटेन करता है, मर्दानगी जिसको बोलते हैं कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, ऐसे क्षेत्रों से हमें सावधान। अक्खड़ नहीं होना चाहिए, दयाहीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बना सकते हैं। उसके बाद व्यक्ति कई बार अपने ऊपर खर्च करे, पर पिता के ऊपर, माता के ऊपर, भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, पत्नी के ऊपर कई बार खर्च करने से कतराता है, ये होता है। उसके बाद और भी आगे बढ़ के बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति के आधार पर, हस्त नक्षत्र के चंद्रमा पे अगर थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर ले, सेल्समैन हो जाए, पेंटर हो जाए, राजदूत बन जाए, राजनीति में माहिर हो जाए, नगर पालिका सफाई कर्मचारी, वृक्षारोपण हो जाए, नहर और नदी के किनारे वृक्षारोपण कराना, तालाब खुदवाना, मिट्टी से संबंधित काम करना, चीनी मिट्टी का काम करना, कपड़े का काम करना, प्रेस का काम करना, कपड़ा कपड़ा प्रेस नहीं, कपड़ा प्रेस जो पब्लिशर जो पब्लिश करता है समाचार पत्र वगैरह। उसके बाद जो दवाइयाँ होती हैं उससे संबंधित काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ भी काम हो जाए, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के सामग्रियों के निर्माण करता, कुछ भी व्यापार कर सकता है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का ये ऐसा प्रभाव है। मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये कन्या राशि है और चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा और बुध आपस में होते तो पिता पुत्र हैं, पर इन दोनों का विकिरणीय प्रभाव जो होता है वो ठीक नहीं होता है। इस कारण से व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक दिशा मिलने में सफोकेशन मिलती है, क्रेडिबिलिटी नहीं होती, नाम अर्जित करने में व्यक्ति को मशक्कत करती है। डिल डॉल बड़ा बढ़िया लंबे चौड़े कद का होता है, मेहनत करके धन कमाना पड़ता है, आराम से नहीं मिलता, और एक के बाद एक आपको लगातार लक्ष्य मिलता जाएगा और आप लगातार उसमें अपने आप को उतार रहे हैं। कभी भी व्यक्ति को जीवन में शांति के लिए बड़ा भटकना पड़ता है, बेचैन होना पड़ता है। तो ये इस तरीके की स्थिति चंद्रमा के हस्त नक्षत्र और बुध के राशि के कारण मिलता है। इस वजह से व्यक्ति कई बार अपने ज्ञान गुण का, अपने से बड़ों का आदर करने में कई बार संकोच करता है, या कई बार जहां धन देना चाहिए वहां नहीं देता, जहां नहीं देना चाहिए वहां वो धन देता है। गुरु अगर 12वें भाव में नहीं बैठे होते, लग्नेश होकर के वक्री हुए हैं, इस वजह से गुरु के वक्री होने के कारण कई बार व्यक्ति का व्यय असंतुलित है। और अगर ध्यान से देखें तो उस गुरु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। व्यक्ति का जो यश होता है, व्यक्ति की जो यशस्विता होती है, वो गुरु और चंद्रमा से प्राप्त होती है, और ये दोनों ग्रह एक दूसरे से षडाष्टक में चले गए हैं, ये शकट योग हो जाता है। तो इस कारण से कुछ जीवन में निगेटिविटी भी जातक के बनी रहती है। आगे बढ़ के मैं अगर नवमांसा चक्र पे बात करता हूं तो वहां पे द्वितीय भाव में जो गुरु राहु हैं वो संबंधों को एक ऊंचाइयां देते दिखाई दे रहे हैं। तृतीय भाव में जो शुक्र हैं वो विवाह को बचाना और उसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, ये भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं। सास ससुर का सुख तो कम से कम जातक के जीवन में सामान्यतः मिल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कई बार सास का सुख थोड़ा कम, ससुर का सुख थोड़ा ज्यादा मिलता है। विवाह टूटने के योग नहीं है क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही हैं। पंचम भाव में मंगल बैठे हैं, इस कारण से कई बार व्यक्ति के जीवन में चोट चपेट की घटनाएं, दुर्घटना भी देखने को मिल जाती है। पंचम भाव पे जो मंगल हैं वो कई बार विवाह में, प्रेम में, दर्शन में, वो जो कृतज्ञता होती है उसमें कई बार पंचम भाव के मंगल अपनी दशा काल में व्यक्ति को परेशान करते हुए नजर आते हैं। जबकि दशमांसा चक्र में, नवमांसा चक्र में शनि का बैठना, बुध का बैठना, गुरु और शनि का बैठना, एक दूसरे को देखना या एक दूसरे पे संबंध या एक दूसरे से नवम पंचम में जाना, ये विवाह को एक अच्छा नेचर देते हैं, विवाह को लॉन्जिविटी देते हैं। टूटने का योग नहीं बनता, विवाह अपने स्थिति से बहुत अच्छी तरीके से बीत जाता है। संतति वगैरह का सुख भी जातक के जीवन में मिल जाए। लेकिन पंचम भाव पे देखें तो मंगल की नीच दृष्टि है, राहु का प्रभाव है, और पंचम भाव के अधिपति ग्रहण में जा रहे हैं, चंद्रमा के साथ सकट योग गुरु का बन रहा है। इस वजह से कई बार संतान में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये भी बात है। तो संतान, यश, मान, पद प्रतिष्ठा, प्रेम, दया,
ये सब जो चीज़ें हैं ये भी कई बार जातक के जीवन में मंगल, शनि और राहु केतु के कारण देखने को मिल रही हैं। दशमांसा चक्र में केंद्र खाली होने से व्यक्ति को अगर कोई चीज़, जैसे यहाँ पे गुरु और मंगल के कारण चीज़ मिल गई थी, नौकरी भाव के कारण, लेकिन यहाँ पे केंद्र खाली होने के कारण व्यक्ति का दिमाग बार बार व्यापार की तरफ जाता है और बार बार वो एक अच्छी खासी आमदनी छोड़ करके वो एक ऐसे क्षेत्र में चला जाता है जहां निरंतर उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से नौकरी ही करे, कोई भी व्यापार की तरफ दिमाग लगाने से गड़बड़ी होगी। और इसका एक कारण होगा क्योंकि गुरु 12वें हैं और चंद्रमा केतु के साथ हैं, वो ग्रहण में हैं और इस कारण से व्यक्ति गलत निर्णय लेते हुए देखा जाता है। दशमांसा चक्र अगर खाली होता नहीं तो कुछ हद तक इसके योग बन जाते, लेकिन दशमांसा चक्र के खाली होने के कारण इस वजह से व्यक्ति की स्थिति, और यहाँ पे चंद्रमा भी नीच के हो रहे हैं, ये स्थिति ठीक नहीं मानी जाएगी। शुक्र एकादशवें भाव में बैठे आपके पास तो वैसे ही सारी चीजें हो जा रही हैं। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों नहीं रख पाता है? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा कन्या राशि का निर्माण करते हैं। कन्या राशि और मीन लग्न के लोग ढूलमूल होते हैं, बदलते रहते हैं, उनका नेचर बदलता रहता है, वो उनकी पसंद नापसंद बदल रही है, उनके मित्र शत्रु बदल रहे हैं, उनकी परिस्थिति बदल रही है, एक जैसी नहीं है। इस वजह से हमें सबसे पहले अपने आप को शांत करना है, अपने आप को गंभीर बनाना है, अपने आप को चैतन्य बनाना है, अपने आप को शुद्ध बनाना है। ये दुनिया भर की माया को देख करके उसके देखे लाल तो अपना फोटा कपार, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो ये कुंडली परेशान हो जाएगी। दशमांसा चक्र अगर केंद्र में खाली नहीं होता, ये बलवान होता, तो फिर एक अच्छी स्थिति देखने को मिल जाती। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि यहाँ पे किसी भी स्थिति में अपने वर्तमान कार्य को छोड़ करके किसी दूसरे पे जाना नुकसान का कारण बन सकता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली के कुछ अन्य और भी विषय विशेष पहलू पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धन। इस कुंडली का धन बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से इस कुंडली में हमेशा ही आपके पास धन रहेगा, थोड़ा बहुत व्यय रहेगा। हालांकि आपके पास जो कुटुंबजन है, जैसे माता पिता भाई बहन, उनके साथ आपके संबंध सदैव ही अच्छे रहेंगे। पर कुछ मामलों में जो मैंने पूर्व में बात कही है उसका विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव कभी कभी प्रभावित करता है और निश्चित रूप से करता है। तृतीय भाव और चतुर्थ भाव की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर आप अपने नाम पे बुध की दशा में और मंगल की दशा के साथ शनि की दशा में जब कभी मन करे आप आराम से भवन का सुख प्राप्त कर सकते हैं और उस दशा काल में आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छे पद पे जाने का योग आपकी कुंडली में शनि की दशा में बनेगा, जहां व्यक्ति एक राजपत्रित अधिकारी होता है और किसी भी अवस्था में नौकरी वर्तमान में जो है उसे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापार में आपको नुकसान होगा और आप परेशान भी रहेंगे। इस अवस्था में आपको सबसे ज़्यादा अपनी नौकरी पे फोकस बढ़ा करके रखना चाहिए। इस कुंडली में संतति भाव पे अगर ध्यान से देखें तो संतान भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, केतु के साथ ग्रहण में है, मंगल की नीच अवस्था प्राप्त हो रही है। पंचम स्थान के अधिपति गुरु 12वें भाव में बैठे हैं और उस भाव का चौथा भाव मतलब पंचम भाव का चौथा भाव कंफ्यूजन में है। तो इस वजह से संतति है तो जरूर, पर उसके साथ कई बार वैचारिक मतभेद भी बनते देखे जाते हैं। जबकि इस कुंडली में नौकरी सदैव है, नौकरी में कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। साथ ही साथ इस कुंडली में दुश्मनों का खतरा भी आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आपके पैसे अटकेंगे नहीं, ये भी बात दिखती है। आप कभी ऋण में नहीं मरेंगे। इस स्थिति के आधार पर कि आपका व्यापार कमजोर है, रिसर्च पे फोकस बढ़ाना है, अपने काम में मन लगे। इस वजह से देवी मैया के देवी कवच या देवी सूक्त का पाठ, साथ ही साथ अगर हो सके तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ साथ हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण प्रत्येक दिन 12 बार करें। साथ ही साथ अगर आगे बढ़ के बात करते हैं तो इस कुंडली का भाग्य और धर्म निश्चित रूप से ठीक है। कभी कभी आप उसमें तर्क करते हैं और ये एक सामान्य सी बात है। जन्म कुंडली में जो पद है और जो प्रतिष्ठा है उसके लिए आपको कई बार लड़ना पड़ा है और उसके लिए अपने आप को सिद्ध भी करना पड़ा है। कई बार आपका क्रेडिट कमजोर या किसी ऐसे व्यक्ति को मिला है जो उसके बिल्कुल भी योग्य नहीं था। अगर बात और भी करते हैं तो आपकी कुंडली में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, सुख, भवन, भूमि और वाहन और इसके साथ ऊर्जा और साहस, इन सभी चीजों का विस्तार आपकी कुंडली में देखा जा रहा है। आपकी कुंडली का व्यय कभी कभी असंतुलित हो रहा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। आपकी कुंडली में जो सबसे कमजोर दशा रहेगी वो 2027 के अक्टूबर से लेकर के 2030 के अक्टूबर तक की दशा जो गुरु में राहु की रहेगी वो आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान दाम्पत्य में परेशानी हो सकती है। कई बार आपकी पत्नी आप पे लांछन लगा सकती हैं कि आप उन पे ध्यान नहीं देते, या ऐसी उनकी शिकायतें हो सकती हैं। इसके साथ कई बार आप परिवार के बहुत दूर चले जाएंगे
ये भी चीजें होती हैं। कई बार व्यक्ति का क्रेडिट किसी दूसरे को मिल जाता है और प्रमोशन होते होते रुक जाता है, लेकिन वास्तविकता अगर देखते हैं तो आपकी कुंडली में शनि देव की दशा बहुत अच्छी जा सकती है और आपकी कुंडली में शनि देव ही सबसे ज्यादा बलवान ग्रह के रूप में उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह वो ग्रह अपनी स्थिति को मेंटेन कर रहा है। हालांकि मारक ग्रह का बलवान होना बहुत ज्यादा कष्ट भी देने लगता है, तो जीवन में जितनी भी परेशानी आ रही है वो कई बार शनि और मंगल की दृष्टि के कारण भी आ रही है, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि मंगल पे है और मंगल और शनि का आपस में संबंध है। हालांकि ये कोई नुकसान वाला संबंध नहीं है, क्योंकि तृतीय एकादशवें का संबंध है। अगर ये चतुर्थ दशम का संबंध हो जाता तो इस कुंडली को सबसे कठिनता में ले जाकर के डुबो देता, फिर आपका निकलना शायद मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस वजह से इस जो संबंध की स्थिति बनी उसे मैं बहुत ज्यादा कमजोर नहीं कहूंगा। जन्म कुंडली में आत्मकारक ग्रह के आधार पर अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में जो सबसे अंशों में जो सबसे ज्यादा बलवान ग्रह बना है वो आपकी कुंडली के शुक्र देव बनते हैं। इस कुंडली के लिए मंगल देव मारक होते हैं, सूर्य देव पापक होते हैं, बुध देव मारक होते हैं। शुक्र देव तृतीय और अष्टम के अधिपति होने के बावजूद इस कुंडली के लिए सामान्य ग्रह बनते हैं। अष्टम भाव में बैठे हैं, राहु और केतु के शनि के प्रभाव में नहीं है, इस वजह से मारक नहीं बनेंगे। पर फिर भी कभी कभी जब केतु शुक्र या सूर्य शुक्र की दशा चलेगी या 12वें भाव में बैठे गुरु या शुक्र गुरु चंद्रमा केतु गुरु सूर्य इनकी दशा चलेगी तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। हालांकि इस कुंडली में मंगल कई बार मारक ग्रह की भूमिका में आ जाएंगे, क्योंकि द्वितीयेश हैं, उच्च के बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं और केतु से भी प्रभावित हैं। इस कुंडली में मंगल की दशा मारक होगी, जबकि देवगुरु बृहस्पति की दशा आपका व्यय कमजोर भी कर सकती है। शुक्रदेव इस कुंडली में सुखद मृत्यु देंगे। सूर्यदेव आपको हड्डियों का रोग दे सकते हैं, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, कई बार स्नोफीलिया बढ़ जाता है, विटामिन बी की कमी हो जाती है, बवासीर, भकंदर, पेट की समस्या, आंतों का ढीला हो जाना जिसके कारण सीने में जलन, एसिडिटी वगैरह भी होती है। कई बार व्यक्ति को बहुत छोटी छोटी चीजों से एलर्जी भी होते देखी जाती है। इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। अब विचार करते हैं तो आपकी कुंडली में रत्न के आधार पर बात करूंगा तो आपको अगर रत्न कुछ पहनना होगा तो आप इस कुंडली के लिए सबसे जो सर्वोत्तम रत्न रहेगा, आप मंगल का रत्न मूंगा भी पहन सकते हैं। साथ ही साथ इस कुंडली के आधार पर अगर आप चाहें तो देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज भी धारण कर सकते हैं। मैंने जो जड़ कहा था वो जड़ भी आपको निश्चित रूप से धारण करना चाहिए। अंक के आधार पर इस कुंडली के लिए 3 अंक अच्छा रहेगा। नक्षत्र इस कुंडली के लिए हस्त नक्षत्र में दान करना चाहिए, हस्त नक्षत्र में दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर श्रवण नक्षत्र हो जाए, अनुराधा हो जाए, विशाखा हो जाए, पुनर्वसु हो जाए, भरणी हो जाए, पुष्य हो जाए, उत्तरा भाद्रपद हो जाए, अनुराधा हो जाए, इस नक्षत्र में कोई भी काम कर सकते हैं। राशियां जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं वो कर्क और वृश्चिक की हैं। जिनसे आप शत्रुता नहीं कर सकते वो वृष, कन्या और मकर की हो राशियां। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अगर चाहे तो उत्तर दिशा की तरफ जा सकती है। इतनी सारी चीजें हैं। आपकी कुंडली में द्वितीय संतति का स्वास्थ्य कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। पहली संतति का सुख आपकी कुंडली में अच्छा है। इसके आधार पर अगर मैं भावों की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र कई बार आपके कंसंट्रेशन को कमजोर कर रहे हैं, जबकि नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में केतु आपकी पत्नी को अनुभवी बना रहे हैं। साथ ही साथ नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में बुधदेव आपकी पत्नी को एक स्थिर मानसिकता की पत्नी बना रहे हैं और बहुत अच्छा दाम्पत्य बीत रहा है। दशमांशा चक्र में शनि और चंद्रमा पंचम भाव में बैठ करके कई बार आपके दिमाग को और बुद्धि को गलत जगह पे भ्रम में लेके जा रहे हैं। द्वितीय भाव में दशमांशा चक्र में गुरु और बुध के साथ जो राहु बैठे हैं वो व्यक्ति को सकारात्मक रवैया बनाने वाला या अपनाने वाला बना देते हैं। नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए, बार बार बोल रहा हूं। ये इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। अंक 3 है। वार के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का वार गुरुवार और चंद्रमा के वार सोमवार, ये दोनों वार आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अंक 3 है, यानी कि 3 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, ये बहुत ही अच्छी बातें हो सकती हैं। भवन निर्माण आपकी कुंडली में कन्या राशि के हैं तो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, उत्तर दिशा के मकान में अगर या उत्तरी फ्रंट जिसका हो आप उस मकान में भी रह सकते हैं। दशाएं कौन कौन सी आपको परेशान करेंगी, अब इस पे एक बार चिंतन कर देते हैं। गुरु की दशा में राहु, गुरु की दशा में केतु, गुरु की दशा में बुध और शनि की दशा में केतु, शनि की दशा में मंगल, शनि की दशा में राहु, शनि की दशा में सूर्य, ये परेशान करेंगे। उसके बाद बुध की दशा में केतु, बुध की दशा में राहु, बुध की दशा में सूर्य, बुध की दशा में शनि, ये कष्ट देने वाले ग्रह होंगे। जब जब इन ग्रहों का एक साथ उठना बैठना होगा अंतर्दशा प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में, तब तब ये आपको कष्ट देंगे।
अष्टक वर्ग के आधार पर आपका व्यक्तित्व ठीक है, उसे भ्रमित मत करिए। आपकी वाणी और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है, आप मेहनत और बढ़ा सकते हैं, काम में मन और लगाया जा सकता है, उसमें गुंजाइश है। मन को शांत रखने के लिए प्राणायाम करें, छोटे छोटे श्वास न लें, श्वासों की गहराई को समझें और श्वास को देखने की कोशिश करें। क्रिएटिविटी अच्छी है, यश मान पद प्रतिष्ठा बुद्धि ज्ञान विवेक ठीक है। नौकरी ज्यादा अच्छी है, व्यापार तो ना के बराबर। इस कुंडली में मांसाहार त्यागना होगा, ठंडी चीजों का सेवन थोड़ा कम करें, मसालों का सेवन ज्यादा करें। इसके साथ साथ इस कुंडली में कंसंट्रेशन पे काम करना है। भाग्य ठीक है, मन नौकरी में कम लगता है, लाभ आप जितना चाहते हैं प्राप्त आपको हो जाएगा। अपने व्यय को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता है। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता संकल्पे विनियोगश्च इस प्रत्यर्थमेव च। अपने इष्ट के नाम पे, पितरों के नाम पे, पूर्वजों के नाम पे, परंपराओं, धर्म, सुरक्षा, संस्कृति, सभ्यता को सुरक्षित करने के लिए ही व्यक्ति धन कमाता है। अगर आपके धन से ये सभी चीजें सुरक्षित नहीं हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि शास्त्र के हिसाब से आप बिल्कुल ही सही दिशा में आपका धन खर्च नहीं हो रहा है। अष्टक वर्ग के आधार पर मैंने बात कर दी। होरा चक्र के आधार पर बात कर दूं तो शनि, बुध, शुक्र और गुरु की दशा धनदायक होगी, जबकि मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु और सूर्य की दशा हेडेक देने वाली और कई बार मानसिक व्यग्रता बढ़ाने वाली दशा होगी। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में ठीक ठाक है, वैसे उसको और भी ज्यादा ठीक किया जा सकता है। अगर हो सके तो यातायात में सावधान होने की आवश्यकता भी होगी। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में माता के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है, पिता ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।